स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो 7045220000 पर आप व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पे आप मैसेज डाल सकते हैं जो भी आपका सवाल हो वो। और बाजार की इस वक्त स्थिति देखें तो निचले स्तरों से इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी है। निफ्टी करीब 52 पॉइंट मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी भी उतना ही है 50 पॉइंट, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो उससे आधे से भी कम है। और आप ये कह सकते हैं कि जो एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा है उसमें ब्रॉडर मार्केट में मजबूती है, ज़्यादातर शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली, ज़्यादा शेयर्स में। लेकिन न्यू एज स्टॉक्स में तगड़ी गिरावट है। पेटीएम जैसे इस वक्त 8% के आसपास कमज़ोर है, नाइका 4.5-5%, पीबी फिनटेक, पारस डिफेंस, रेस्तरां, लेटेंट व्यू, डिलीवरी, ये तमाम कार ट्रेड टेक, ये सारे स्टॉक्स में आज नरमी के साथ कामकाज हो रहा है। आज के जवाब देंगे हमारे साथ हैं मेहमान हमारे प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर अगेन एक बार। और ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी हैं ये संभलने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त जो है दोनों ही 50-50 पॉइंट ऊपर हैं। क्या ट्रेड बन रहा है इसमें? देखिए, गुड मॉर्निंग टू यू। ऐसा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा फर्क है, डाइवर्जन। निफ्टी तो अच्छा लगता है स्ट्रांग, बैंक निफ्टी इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा, गैप अप खुला और उसके बाद थोड़ा साइडवेज और लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है आप मूव यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा मिसिंग है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी को साथ देना पड़ेगा अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो। निफ्टी स्ट्रांग है, अगर बैंक निफ्टी साथ दे तो अच्छा लगता है। आज का जो टारगेट था बैंक निफ्टी का करीब 18,250 था, वो मेरे ख्याल से वो अचीव हो चुका। अब भी ट्रेंड ठीक ही नजर आती है, पॉसिबल है कि एक अप मूव मिलना चाहिए यहाँ पर, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है 18,300 भी देखेंगे। ओके गाबा सर, पेटीएम पे कोई चार्ट पे पैटर्न बन रहा है क्या? हाँ जी, पेटीएम पे कोई पैटर्न चार्ट पे क्या लग रहा है? पैटर्न लगता है कि ऊपर जा सकता है निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी को साथ देना पड़ेगा। बैंक के इंडिविजुअल नहीं गाबा सर मैंने पेटीएम पूछा है, पेटीएम। ओ पेटीएम, सॉरी हाँ। पेटीएम का तो चार्ट है वीक ही लगता है मुझे। इस स्टॉक में स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। 496 पर ट्रेड कर रहा है। 500 का जो बैरियर मैंने सुबह बात की थी वो ब्रीच हो चुका। इस चार्ट में स्ट्रेंथ नहीं है, जो डेमोन्स्ट्रेट आ रही है वो वीकनेस काफी हद तक नजर आती है। हायर टाइम फ्रेम बेसिस में जिसने भी खरीदा है लिस्टिंग के बाद आज नुकसान में बैठे, तो वो उनको जब भी मौका मिलेगा बेचेंगे। स्ट्रक्चरली वीक है और 500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, साइकोलॉजिकली ब्रीच हो चुका। अब कितना जाएगा नीचे कहना मुश्किल है। नॉर्मली हम कहते हैं टेक्निकल रूप से कि व्हाई पुट अ इट कैन कीप गोइंग डाउन, व्हाई पुट अ सीलिंग। ऐसा ही हाल इसमें है पेटीएम में। ओके, तो पेटीएम की स्थिति है उसमें काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिली। चलिए फटाफट सवाल लेते हैं। डॉक्टर संजय पॉल हिसार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास सोना BLW शेयर है, मेरे पास 550 टोटल मीटर मेरे पास। तो इसमें एवरेज करना चाहिए, नुकसान है इसमें मेरा 515 की 20 के करीब एवरेज है। गावा सर, सोना BLW और जिस प्राइस पे उन्होंने लिया वहां से तो नीचे आ गया, तो उनका सवाल है क्या एवरेज कर लें क्या? 437 जो सोना कॉम्स वही सोना कॉमस्टार वही है सर, वही है बिल्कुल। 438 पर जेट ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चरली अब भी वीक नजर आता है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। एक मौका मिला था करीब 700 के आसपास, अगर वहां पर संभल जाता तो ठीक था। अब तक तो वीक है, लो लेवल और भी देखने को मिल सकता। अब मुझे नजरिया इनका क्या है लंबा मुझे पता नहीं, लेकिन स्ट्रक्चरली डॉक्टर संजय नजर आता है सोना कॉम्स। गावा सर, एवरेज करना चाहते हैं क्या इस प्राइस पे करें? वहां पर लिस्टिंग हुई है, वहां तक भी जा सकता है, हु नोस। गावा सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, गावा सर के साथ दिक्कत है, आवाज नहीं आ रही वहां तक जी। गावा सर, आवाज आ रही है? अब आ रही है बिल्कुल। सर डॉक्टर संजय, एवरेज करने में और खरीदारी करना चाहते हैं वो बताइए। ना एवरेज नहीं करना चाहिए, एवरेज तब करना चाहिए जब उसमें स्ट्रेंथ हो, जब आप सही हो। गलत होने से आप राइट नहीं होंगे। एवरेज करेंगे तो दाम कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन रिस्क आपका डबल हो जाएगा, तो एवरेज नहीं करना चाहिए। ओके, तो अगला सवाल लेते हैं सिद्धराम विभूति का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कलबुर्गी से। विभूति जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्ते सर, मेरे पास 2 शेयर्स है सर, जायडस वेल और IEX। जायडस वेल का 2355 पे बाइंग है सर, 21 शेयर्स है। और IEX का 246 पे बाइंग है, 354 शेयर्स है सर।
मैं IEX में एवरेज करने की सलाह पूछना चाहता हूँ, और ज़ायडस वेल कब तक प्रॉफिट वापस। बना देगा। और मेरा एक डिविडेंड पे सवाल है सर। जो अब हम वेदांता डिविडेंड अनाउंस किया है उसका मैं शेयर मेरे पास है, मैं अगर रिकॉर्ड डेट पे बेच दूं तो मुझे डिविडेंड मिलेगा क्या नहीं? रिकॉर्ड डेट जो उन्होंने रखी है उसको आपको ऑनर करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। अगर आपने उससे उसके यानी रिकॉर्ड डेट के अंदर हैं आप तो आपको मिलेगा, अगर उसके बाहर हैं आप तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। वो एक जो रिकॉर्ड डेट होती है कि यहाँ तक के इन्वेस्टर को मिलेगा, वहाँ तक आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें रख सकते हैं। गाबा सर ये बताइए, ये जो सिद्धराम जी का सवाल है IEX में, पहले ये बताइए, वो इन्होंने काफ़ी ऊपर लिया था। ओके, अब ये चाहते हैं कि क्या इसमें क्या करें, मतलब और लें, कैसे क्या मैनेज करें इसको? इसमें एक 142 पे ट्रेड कर रहा है इस समय। देखिए IEX का जो चार्ट है, लगता है कि इस जोन पर शायद संभल जाए। मैं यूज करूंगा वर्ड शायद, क्योंकि स्ट्रक्चरली जो जो उसका सेटअप है उसके हिसाब से लगता है कि शायद संभल जाएगा, लेकिन उसको कंफर्मेशन की जरूरत है। वो कंफर्मेशन तब मिले जब 150 के ऊपर ट्रेड करेगा, तब हम कहेंगे शायद संभल जाए। वहां पर उनको एवरेज करना है तो एवरेज कर सकते हैं, लेकिन 150 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो, अगर नहीं करता तो लेट इट गो, स्लाइड होने दो। कंफर्मेशन की जरूरत है, हो सकता है यहां से मिले। तो IEX पे थोड़ा रुकिए, इंतजार कीजिए। ट्रेड 150 के ऊपर होता है तो खरीद सकते हैं, वरना ऐड मत कीजिएगा। और जाइडस दूसरा कौन सा वेलनेस, स्टॉक है इनका? जाइडस वेलनेस 2355 की खरीद है। हाँ, साइडस अगर आप ट्रेड कर रहा है 1566, स्ट्रक्चरली वीक है। इसको भी अगर आपको ऐड करना है तो 1800 के ऊपर, उसके नीचे मत कीजिएगा। संभल जाएगा तो वहीं पर संभलेगा थोड़ा, और फिलहाल लगता है कि साइडवेज जोन पर है, लेकिन कंफर्मेशन मिसिंग है आपने। जब तक कंफर्मेशन नहीं होता तब तक ऐड नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें भी हमने बात की थी इनके प्रबंधन से, तो उनका ये मानना था कि इस क्वार्टर में, बीते क्वार्टर में बहुत नुकसान उनको हुआ है, मार्जिन हिट हुए हैं क्योंकि FMCG की स्थिति हुई है। फिर भी इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म इन्होंने किया है। होप है उनको ये कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो अगर आप इसमें होल्ड करते हैं 6 महीने 4 महीने, तो ऐसा मैनेजमेंट भरोसा दिला रहा था कि नतीजे अच्छे पेश करेंगे, तो डेफिनेटली बाज़ार को पसंद आनी चाहिए। लेकिन हाँ, आपके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे है तो आपको इसमें होल्ड कर सकते हैं, जैसा कि गवाही बता रहे हैं। लेकिन चार्ट पे ये बहुत अच्छा इस वक्त नहीं दिख रहा है। तो हमने दोनों राय आपको दी, चूँकि हमने अभी कुछ दिन पहले मैनेजमेंट से बातचीत की थी इसमें। विजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुवैत से। विजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी सर नमस्कार। मैंने सर टाटा कॉफी में 860 शेयर खरीदे हुए हैं 233 600 फील्ड में। ओके, तो क्या रुकने का मन है या किस, मतलब ट्रेडिंग के लिए लिया था? अब चिंता हो रही है क्या? मुझे चिंता नहीं, ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है, देखिएगा अभी क्या है आगे। और एक दूसरा शेयर अभी आज ही मैंने परचेज किया इजी माई ट्रिप पे, तो क्या अभी क्या करना है उसकी भी राय लेना था। जी गाबा सर, टाटा कॉफ़ी पहले बताइए, 860 शेयर इन्होंने 233 पे ले रखे, 228 पे ट्रेड करा, पहले बताइए इसमें क्या करें? ये चार्ट स्ट्रक्चर तो बढ़िया है टाटा कॉफी का, नथिंग टू वरी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 200 220 के आसपास है। मुझे लगता है 200 180 ये रीच नहीं करेगा, तो इसमें तो बने रहिए, नथिंग टू वरी। डिप नीचे तो बाइंग एडवांटेज है, ऐड कर सकते हैं। ये टाटा कॉफी का बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर सही है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा था? दूसरा इजी ट्रिप, जिसमें अभी 1:8 का बोनस और स्प्लिट हुआ है। ये इजी ट्रिप? हाँ, इजी ट्रिप। वेल, इजी ट्रिप का चार्ट निकाल देता हूं मैं। इजी ट्रिप का अगर मिल जाता है तो ठीक है। इजी ट्रिप का चार्ट मुझे मिल नहीं रहा है, उसका BSE कोड पता नहीं। 63 रुपये 55 पैसे पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है इज माई ट्रिप? हाँ, वही सर। अभी तो ठीक ही नजर आता है। 3 दिन से अच्छी तेजी मिली है। सबसे पहले 50 का एक स्टॉप लगाना जरूरी पड़ेगा। आजकल न्यू एज स्टॉक्स हैं, पता नहीं इसका क्या होता है। लिस्टिंग हुई है 10 रुपए, उसके बाद आपको मिला है, होल्ड कीजिए, लेकिन 50 का स्टॉप जरूर लगाइएगा। ओके, स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। शैलेंद्र शर्मा बरेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरे पास सर IRFC के शेयर है 23 रुपए के रेट पे, 5000 क्वांटिटी है, मैं 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके गावा सर, IRFC 23 में खरीदे हैं और 29.40 चल रहा है, होल्ड कर सकते हैं साल 2 साल? ये 2 साल बताइए क्या करें, होल्ड करें? देखिए ऐसा है कि मुझे यतिन मोता ने इस पर एक शो किया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था वो। फंडामेंटली इसमें के NPA नहीं हो सकते,
सिर्फ 32 एम्प्लॉइज है, मुझे ध्यान है इतना। टेक्निकली तो मुझे चार्ट अच्छा लगता है, 2940 पर ट्रेड है। इनका नजरिया 2 साल का, बिल्कुल होल्ड करना है। जब एनपीए नहीं हो तो क्या फिक्र है, होल्ड कीजिए 2 साल, बिल्कुल होल्ड। तो इसको होल्ड करके रखिए शैलेंद्र जी, और अभी भी आप प्रॉफिट में ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको होल्ड किया जा सकता है। अगला सवाल है MS सिद्दीकी साहब का, मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्दीकी साहब बताइए क्या सवाल है। हाँ सर, मेरे पास, नमस्कार जी, मेरे पास कैस्ट्रॉल इंडिया के 1321 शेयर हैं, 170 रुपए 34 पैसे की रेट से। क्या करूं मैं उसमें, बहुत दिनों से वो पड़े हैं मेरे पास। डिविडेंड तो मिलता होगा आपको? हाँ, डिविडेंड तो मिलता है, ठीक ठाक मिलता होगा? जी जी, वो तो आपको पता ही है। अब आप बताइए फर्दर जी जी, क्या करना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ या मतलब निकलने। जी, बहुत सारे कैस्ट्रॉल के निवेशकों को अच्छा डिविडेंड मिलता है। गावा सर बताइए कैस्ट्रॉल में क्या करें? सिद्दीकी साहब ने 173 पे लिया, 134 चल रहा है अभी। गलती है इनकी, इनको इसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, क्योंकि ऑल टाइम हाई मुझे चार्ट पे 155 दिखता है। इनको 173 लिया, जरूर कॉर्पोरेट एक्शन होगा, क्वांटिटी डबल होगी इनकी, बिल्कुल। मुझे स्टार्ट बढ़िया 173 से 134। हाँ नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑल टाइम हाई जो मुझे चार्ट पर दिखा रहा है वो ऑल टाइम हाई दिखा रहा है मुझे। मैं आपको बता दूं कितना दिखा रहा है, 143। इनकी 173 इनकी कॉस्ट नहीं हो सकती। अगर 173 इनकी कॉस्ट है तो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ होगा, बोनस। नहीं, एक मिनट में पूछता हूँ, सिद्दीकी साहब कब खरीदा था आपने ये तो 4-5 साल पहले के। 4-5 साल पहले? हाँ, 2015 में वो जो था। हाँ बताइए सर, गावा सर बताइए। तो इनको कॉस्ट भूल जाना चाहिए, उनका आधा हो गया होगा मेरे ख्याल से। चार्ट अच्छा लगता है, होल्ड करना चाहिए, अप मूव ऑन है, जस्ट होल्ड। होल्ड करिए सिद्दीकी साहब, बने रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गावा सर को नहीं लग रहा कि इसमें कोई चिंता वाली बात है। अजय जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर, मेरे पास 150 शेयर हैं सर, एक्सिस के 350 की बाइंग है। तो अब शेयर नीचे जा रहा है, क्या मुझे होल्ड करना चाहिए कुछ समय के लिए? गावा सर बताइए, एक्सिस केड। एक्सिस केड्स या नीचे कहाँ जा रहा है? 313 पे है, 4 दिन सर्किट लगा था, फिर एक अप मूव मिला है आज सर्किट में। यार 375 से देखा तो लगता है आपको नीचे जा रहा है, कि आपको लगता है कि हमेशा ऊपर जाना चाहिए? ऐसा नहीं होता है। सर्किट ऑन द वे अप, सर्किट ऑन द वे डाउन, ऐसा होता है इसमें स्टॉक पे। और मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई स्टॉक सर्किट पे जाता है। इतना कह दो, जब आपको सर्किट अप मूव मिलता है, जब आप बेचना चाहेंगे तो बिकेगा नहीं, जब खरीदना चाहेंगे तो बिकेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए फिलहाल। स्टॉप लगाना है तो 300 के नीचे का स्टॉप लगाइए, आपके कॉस्ट के ऊपर चलता है। लेकिन जब भी कोई सर्किट लगे तो बेचते रहिएगा, क्योंकि टॉप जो सर्किट ऑन द वे अप हो, सर्किट ऑन द वे डाउन हो, उसमें दिक्कत होती है ट्रेडिंग करने के लिए। उसका प्रोफेशनल तरीका ट्रेड करने का, जो शायद आप उसमें दिक्कत करेंगे। तो आप होल्ड कीजिए फिलहाल, और स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। स्टॉप लॉस 300 के नीचे लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। अमित शर्मा जानना चाहते हैं कि SRF इन्होंने 2390 पे लिया है 1 साल के लिए, ठीक है क्या ये? SRF हाँ, टॉप तो बढ़िया है, 1 या 2 साल के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन डिप में लेना चाहिए, जगह अच्छी होनी चाहिए करने की। अब थोड़ा कंसोलिडेशन जोन है, 2000 और 2800 के बीच, 800 के बीच थोड़ी दिक्कत का सवाल है। लो लेवल आएंगे, वहां पर ऐड कर सकते हैं 2000 के आसपास। मैं नहीं कहता कि 2000 आएगा, अगर वहां आता है तो शायद वहां ऐड कर सकते हैं SRF। तो इसको रोक सकते हैं। एक और सवाल है, अच्छा टाटा कॉफ़ी भी तो अभी हम लोगों ने चर्चा की, तो इन लोगों ने सुन ही लिया होगा, और नहीं सुना है तो आप YouTube पे जाके दोबारा सुन सकते हैं इसमें कि क्या स्टॉक है। गावा सर JK पेपर का एक बार चार्ट खोलिए और बताइए कि उस पर क्या राय आपकी बनती है। इसमें एक खबर भी है, लेकिन जो कि चार्ट पे हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या रुझान बनता हुआ दिख रहा है। JK पेपर का चार्ट तो बहुत ही बढ़िया है, 100 के आसपास से जब मैं अपने मिला है, अब 419 पर जाए। कहीं पर भी वीकनेस आती है तो एब्जॉर्ब हो रही है, अब वो मिल रहा है यहाँ पर। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए 350, 360, 370, ये एक जोन है JK पेपर का, वहां पर स्ट्रेंथ है। मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड। कहा जी जिंदल पॉली देखिए चार्ट पे, ये स्टॉक अच्छा खासा 6% ऊपर है, और पिछले 1 घंटे में इसमें बहुत तेज़ी आई है। जिंदल पॉली 897 रुपये पर ट्रेड कर रहा है ये। जिंदल पॉली यस, नहीं जिंदल पॉली यस, जिंदल पॉली मुझे लगता है कि ठीक ही नजर आ रहा है, अच्छा बेस बना हुआ है। बेस के बाद एक ब्रेकआउट मिला है, 860 का स्टॉप लगाना चाहिए। अब मूव ऑन है जिंदल पॉली में, शायद 940 भी आ सकता है। मेरे ख्याल से स्टॉक बढ़िया है, होल्ड।
जिंदल पॉली को। चलिए एक खबर पे बातचीत करते हैं। सरकार ने स्टील प्रोडक्ट पर जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने वाली जो थी 15% की, उसको ख़त्म कर दिया। इसलिए तमाम स्टील कंपनीज को इससे काफ़ी राहत मिली है और उम्मीद जताई जा रही थी कि इससे थोड़ा उनको प्राइस मेंटेन करने में, स्टेबलाइज करने में आसानी मिलेगी। लेकिन इसका क्या असर हो रहा है एक्चुअली ग्राउंड पे या नहीं हो रहा है, या किस तरीके के इसको इंडस्ट्री लेके चल रही है, इस पर बातचीत करेंगे श्याम मेटालिक्स के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिजभूषण जी से। ब्रिज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। तो ये जो सरकार ने हटा दिया है ड्यूटी, इसका क्या असर आप लोग देख रहे हैं और किस तरीके से कंपनियों को इससे फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ये एक्सपोर्ट ड्यूटी एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन था प्राइस के ऊपर, और सरकार का ये बहुत ही अच्छा निर्णय रहा। इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा कंफर्ट रहेगा। आने वाले टाइम के अंदर जो स्पेशलिटी स्टील्स और काफी चीज जो एक्सपोर्ट होती थी, वो अभी एक्सपोर्ट 15% ड्यूटी की वजह से काफी कंसर्न रहा है। आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट के अंदर भी माइलेज मिलेगा, प्लस ये जो पैलेट के अंदर इन लोगों ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी को विड्रॉ किया है, उससे भी प्राइसिंग जो है पैलेट साइड से और बाकी कमोडिटी प्राइस के अंदर प्राइस में काफी अच्छा इसमें सुधार होने की। ये बताइए ब्रिज जी कि चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत नीचे जा रहे हैं और बहुत जगहों पे, तमाम जगहों पे रिसेशन की बातें की जा रही हैं। एक बहुत बड़े स्टील प्रोड्यूसर ने कहा है कि उनका एक्सपोर्ट काफ़ी कम होगा इस साल में। तो जो बाहर से मार्केट के डायनामिक्स है वो तो बहुत कंड्यूसिव नहीं लग रहे हैं, तो कैसे फ़ायदा होगा कंपनियों को? देखिए, इसमें स्टील के अंदर एक है फ्लैट प्रोडक्ट, एक है लॉन्ग प्रोडक्ट। फ्लैट के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर है प्राइस को लेके, और फ्लैट का प्राइसिंग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। बट अगर लॉन्ग प्रोडक्ट, स्पॉन्ज आयरन रूट से अगर आप लॉन्ग प्रोडक्ट बनाते हैं, जहाँ पे आपके पास आप डोमेस्टिक कोल यूज करते हैं और आपका खुद का पैलेट प्लांट है, और आने वाले टाइम के अंदर लॉन्ग प्रोडक्ट का जो डिमांड इंडिया के अंदर दिख रहा है, तो अगर आप देखें तो कंजम्पशन साइड से, डिमांड साइड से लॉन्ग प्रोडक्ट इज बीन वेरी वेरी पेरिनियल। प्राइस का प्रेशर जरूर रहा बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट एंड ऑल, बट जिस तरह से इलेक्शन ईयर आगे में है, चाइना ने भी अपने आप को कोविड फ्री डिक्लेयर कर दिया है, जहां कंजम्पशन जो है चाइना के अंदर भी स्टील का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो आने वाले टाइम में इससे काफी सुधार दिख रहा है मेरे को। आप देखिए, जैसी एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया, यूरोप और यूएस में तो रिसेशन की बातें चल रही हैं। चाइना में बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन लगा हुआ, रिस्ट्रिक्शंस अभी भी लगे हुए हैं। तो मतलब फिर कैसे ये हमें लोग एक्सपेक्ट करें, क्योंकि हर बड़ी इकोनॉमी में रिसेशन की बातें हो रही हैं। नहीं, देखिए, प्राइस पहले जैसा तो प्राइसिंग के ऊपर मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले वाली प्राइसिंग आ जाएगी, लेकिन जो एक इंडस्ट्री के अंदर जो एक माहौल बना हुआ था, जो एक प्राइस का टाइटनेस था, उसके अंदर काफी रिलीफ है पहले से। और इंडिया के अंदर लॉन्ग प्रोडक्ट का डिमांड बहुत अच्छा है, काफी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, एक्टिविटी हो रही है, गवर्नमेंट के काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काफी काम हो रहा है। तो मेरे को ऐसा भाव लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर ओके, शायद कम्युनिकेशन का इशू है, डिस्कनेक्ट हुआ है हमको। ब्रिजभूषण जी, दोबारा अगर मेरी आवाज़ आ रही है आपको तो मैं वापस आऊँ आपके पास। हाँ, आ रही है मेरे को आवाज जी, कंटिन्यू करें प्लीज सर। लॉन्ग प्रोडक्ट अच्छा रहेगा क्योंकि इंडिया के अंदर इलेक्शन ईयर है, काफी डेवलपमेंट हो रहे हैं, काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी काफी काम हो रहा है, और मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई डिमांड साइड से विद इन द कंट्री कोई भी तरह का अभाव है। प्राइसिंग भी पहले से काफी इंप्रूव होगा अगर पैलेट के प्राइसेस के अंदर इंप्रूवमेंट होंगे बिकॉज ऑफ द विड्रॉल ऑफ द ड्यूटी। सो आई सी द मार्जिन इन द इंडस्ट्री विल इंप्रूव। ओके सर, आपकी कंपनी स्पेसिफिक आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है, क्या बिजनेस मॉडल आप इस समय लेके चले? मैं ये सवाल इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी भी बहुत जगहों पे प्राइसिंग की वजह से थोड़ी थोड़ी डिमांड नरम पड़ी थी। अब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन ईयर आएगा तो बहुत सारे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर्स निकलते हैं, तो उसकी वजह से फ़ायदा हो जाएगा। तो मुझे डोमेस्टिक प्राइसिंग और आपकी कंपनी स्पेसिफिक डिमांड की सिनेरियो बताइए।
जी, डोमेस्टिक प्राइसिंग को लेके हम बात करें तो हम प्राइसिंग इज ऑलवेज बीन डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, और लॉन्ग प्रोडक्ट जो हम इंडिया के अंदर बनाते हैं उसके अंदर डिमांड काफी अच्छा है। और अगर आप देखिए हमारा हर क्वार्टर के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, और वी आर सीइंग दैट कि लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो काफी साल से रुके हुए थे वो एक्टिवेट हो रहे हैं। गवर्नमेंट का भी पेनिट्रेशन इंडिया को डेवलप करने के अंदर बड़ा जोरों से चल रहा है, तो लॉन्ग प्रोडक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन दी बेटर साइड। और हमारी कंपनी का बात करें तो आप देख लीजिए कि एक तो श्याम मेटालिक इज नॉट बेस्ड ऑन दी कोकिंग कोल, विच इज अगेन ऑलवेज अ कंसर्न कि क्राइसिस है कोकिंग कोल का, कोक प्राइसेस आर ऑलवेज वेरी वेरी वॉलेटाइल, तो वी आर ऑन द डोमेस्टिक कोल। और कोल प्राइसेस में भी काफी करेक्शंस आ रहे हैं, अवेलेबिलिटी बढ़ रही है और प्राइसिंग के अंदर भी काफी, कोल प्राइसेस सर बहुत ऊपर है, स्टिल कोल प्राइसेस आर वेरी हाई। नहीं, पहले से एनर्जी कोल प्राइसेस आर गेटिंग डाउन। हाँ, पहले से थोड़े से कम हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। कंफर्टेबल हैं क्या आप उस पर? कंफर्टेबल बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट पहले से अच्छा हो रहा है, मेरे को ये कह रहा है। ओके, मार्जिन इरोड हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, या आपको लगता है कि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आप वॉल्यूम जनरेट करके उसको मेंटेन कर पाएंगे? एक तो डिमांड अच्छा है, डिमांड अभी जैसे फेस्टिव सेशन था, बारिश का सीजन था, वो खत्म हो रहा है, डिमांड भी पहले से इंक्रीज हो रहा है और कॉस्ट भी कम हो रहा है, तो इस वजह से मार्जिन शुड इम्प्रूव विद द टाइम टू कम। ओके ब्रिजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम मेटालिक्स के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ये बताते हुए कि डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी अच्छी है और इनपुट कॉस्ट कम हुई है, इसलिए मैनेज करना आसान है, बावजूद इसके कि दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग जोन्स में थोड़ी थोड़ी मंदी की चर्चाएं चल रही हैं। गावा सर हमारे साथ जुड़े हुए। गावा सर, श्याम मेटालिक्स के स्टॉक पे एक नज़र डालिए, बताइए कैसा लग रहा है आपको चार्ट पे? श्याम मेटालिक्स में चार्ट जरूर निकालूंगा। तो श्याम मेटालिक जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि जब लिस्टिंग हुआ है फिर थोड़ा आपको मिला है, उस लिस्टिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है। लगता है कि 280 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर संभल जाता है तो ठीक है ये, लेकिन स्ट्रक्चर वीक है, संभलने की जरूरत है। संभलेगा नहीं संभलेगा इसका कंफर्मेशन मिलेगा जब वो 360 के ऊपर चलेगा, तब कहेंगे कि यस संभल जाएगा, लेकिन लिस्टिंग भी 360 370 के आसपास हुई है, तो लिस्टिंग तक ये जो है पिवट है। लिस्टिंग का जो प्राइस है उसके ऊपर ठीक है, उसके नीचे वीक है, बस इतना इंतजार करते हैं, कंफर्म होने दीजिए, श्याम मेटालिक्स को ऊपर जाने दीजिए, तब खरीदारी करता है। जरूरी नहीं हमको प्रीएम्प्ट करना है, हमको फर्स्ट माउस नहीं बनना। ओके, अच्छा गावा सर, ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं, आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, अदानी गैस, इसमें से आपको कौन सी बेटर कंपनी दिख रही है आज? हालांकि आईजीएल 2% कमज़ोर है और उम्मीद हम लोग कर रहे हैं शायद किरीट पारिक कमेटी की रिपोर्ट इस हफ्ते आज आनी चाहिए, तो इसमें प्राइस कैप की बात की जिससे इन लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपको कौन सी अच्छी लग रही है इस सब में, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में? मुझे महानगर गैस लिमिटेड अच्छी लगती है, अच्छा लोअर बेस बनाया करीब 700 के आसपास, लिस्टिंग हुई है करीब 1050 के आसपास, लेकिन उसके बाद जो सेटअप बना हो उसके हिसाब से लगता है कि शायद 800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पर एक अपमूव मिलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो करीब 1050 1100 भी एक जोन है, वहां तक जा सकता है, उसके पहले हमको 1000 का पड़ाव पार करना पड़ेगा, तो 1000 and 1100 तक अपमूव मिल सकता है महानगर गैस लिमिटेड। गवा सर, जीएसपीएल भी देखिएगा, गुजरात स्टेट वाला पेट्रोनेट वाली जी, क्योंकि मैं खबर पहले बता दूं, उनके लिए भी एक खबर है, पीएनजीआरबी ने जो टैरिफ होते हैं पाइपलाइन के उसको रिवाइज किया है, उसमें कई सारे रिलैक्सेशन इन लोगों को दिए गए हैं, तो जीएसपीएल गेल जैसे शेयर्स को उसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन स्टॉक ने इनिशियली तो बहुत अच्छा रिएक्ट किया, लेकिन अब बिल्कुल फ्लैट 40 पैसे ऊपर ट्रेड करो, जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स इसमें बन गई हैं। गवा सर, जीएसपीएल कैसा लग रहा है आपको? जो गुजरात पेट्रोनेट की बात करें जो 41 रुपीज के आसपास, नहीं आसपास 235 वाला, ओके, जो गुजरात पेट्रोनेट है, मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर 220 संभल सकता है शायद, लेकिन 220 को संभलने के लिए 260 पार करना पड़ेगा, 260 पार कर लेगा तो आपको मिलना चाहिए करीब 300-320 तक ले जा सकता है, हो सकता है यहाँ पर समझ जाए, लेकिन है थोड़े क्लैरिटी मिसिंग है, ट्रेंड मिसिंग है। हाँ, कुछ करीब 5-7 महीने से साइडवेज जोन चल रहा है, तो हो सकता है एक अपमूव मिले, हो सकता है लो लेवल में 220 में सपोर्ट मिले, लेकिन यस पॉसिबल है। तो इसमें एक दिक्कत आ रही बाजार पे इस वक्त, आप नजर डालें तो थोड़ा और मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, 50 पॉइंट के आसपास ये अलग निफ्टी है। मिड कैप में थोड़ा थोड़ा सा रुझान बनता हुआ दिख रहा है, शायद
मैनेज हो सकता है या अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि हर ऊपरी स्तर पे देखिए थोड़ा थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिख रहा है इसमें। और आज की जो लिस्टिंग वाला स्टॉक है, एक बार उसको दिखाइए स्क्रीन पे, केन्स टेक्नोलॉजी, जिसमें एक बढ़िया लिस्टिंग हुई है, 30-32% के प्रीमियम पे वो स्टॉक लिस्ट हुआ था और एक मजबूत इस बाज़ार में कामकाज करता हुआ देखने को मिला। तो न्यू लिस्टिंग है, इसलिए हमने कहा इस पर एक बार जिक्र होना चाहिए। और डॉलर 81.80 पे। चलिए छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 गावा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।